हेलो दोस्तों, यूट्यूब आदित्य जी के क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अनिल कुमार पांडे। बिल्कुल दोस्तों, एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आपके पास लगातार इधर के 4 वीडियो से मैं आ रहा हूं और बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए पूरे वीडियो को जरूर से देखेंगे। इससे पहले के 4 वीडियो को जरूर से देखेंगे जिसमें हिमालय की उत्पत्ति, फिर हिमालय पर्वतमाला और उसके बाद उत्तर के मैदान और फिर दक्षिण के पठार। और आज एक महत्वपूर्ण आपके पास वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसके तहत है भारत के तटीय मैदान। बिल्कुल, ये सभी भारत के भौतिक स्वरूप जो हमारा लेसन है उसके तहत चल रहे हैं हम लोग। तो आज हम लोग प्रयास करेंगे कि इस वीडियो में ये पार्ट आपको भारत का भौतिक स्वरूप समाप्त हो। तो सामने में आपको मानचित्र है और मानचित्र में आप है सो बहुत कुछ देख रहे होंगे। यहाँ पर आप है सो ये हरे रंग के जो छायांकित भाग है उसको भी देख रहे होंगे आप लोग। तो बिल्कुल दोस्तों, ये जो हमारा भारत का तटीय मैदान है यह हरे रंग का वह छायांकित भाग है और ये जो रेखांकित भाग है इसको तो आप पुराने वीडियो में भी देख चुके होंगे। बिल्कुल, यह आपको पश्चिमी घाट, यह आपको पश्चिम की तरफ जो रेखांकित भाग है पश्चिमी घाट, और यह पूर्व की ओर जो रेखांकित भाग है इसे पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है, जो आप पिछले वीडियो में भी आप देखे होंगे। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे इस तटीय मैदान को। आज उससे पहले, सबसे पहले तटीय मैदान को जानने से पहले कुछ हम लोग जान ले कि आखिर तटीय मैदान का निर्माण कैसे हुआ, ये तटीय मैदान का निर्माण कैसे हुआ। तो दोस्तों बताते हैं हम चलें कि नदियां जो है सो अपने साथ जलौढ़ के निक्षेप को साथ में बहा कर लाती है। जलौढ़ के निक्षेप को आप देखते होंगे, खास करके बाढ़ के दिनों में देखते होंगे, वैसी जमीनी भाग जहां पर बाढ़ के दिनों में उन बाढ़ के पानी से जब वह पूरे तरीके से स्थलीय भाग डूब जाते हैं और बाढ़ जब समाप्त होती है तो वहां पर एक अलग मिट्टी के एक लेवल नजर आएंगे। तो यह नदियां क्या करती है, यह जलौढ़ के निक्षेप को लाती है और चारों तरफ उसको छोड़ जाती है, जो काफी उपजाऊ वह मिट्टी हुआ करती है। तो ये जलौढ़ के निक्षेप से, और फिर जैसा कि आप देख रहे हैं कि समुद्र के किनारे के भाग है। तट का मतलब क्या होता है, समुद्र और स्थलीय भाग का वह जहां सम्मिलन होता है वह आपको तट कहलाते हैं। तो समुद्र से सटे हुआ वह स्थलीय भाग तट। तो यहाँ पर भारत के इन सभी राज्य जो आपको है सो समुद्र से सटे हुए हैं, तो यह तट के नाम से जाने जाते हैं। और हम लोग तटीय मैदान की ही चर्चा कर रहे हैं। तो ये समुद्रों के द्वारा भी लगातार, आप जानते हैं कि समुद्रों की लहरें आती हैं जाती हैं, तो उसके द्वारा भी, समुद्र के द्वारा भी अवसाद लाए जाते हैं। उसके साथ समुद्र के आने वाली जो लहर के साथ हैं मिट्टियां आती हैं और वह भी जो है सो इन मैदानों का निर्माण करती हैं। तो दो तरफ से हो गया, एक तो नदियों के द्वारा लाए गए जो जलौढ़ निक्षेप है, दूसरा समुद्रों के द्वारा लाए गए जो अवसाद हैं उनके द्वारा यह जो है सो तटीय मैदान बना है। अब तटीय मैदान को हम लोग यहाँ पर पूर्वी तटीय मैदान और फिर पश्चिमी तटीय मैदान के नाम से यहाँ पर जानेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि कितने राज्य जो है सो तटीय मैदान से जुड़े हुए हैं। तो आप पश्चिम की ओर देख सकते हैं, 1 नंबर में पश्चिम तटीय मैदान में सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो पश्चिम तटीय मैदान, तटीय मैदान में आपको 5 राज्य यहां पर दिखेंगे। 1 में गुजरात देख सकते हैं आप, गुजरात। 2 में महाराष्ट्र, 3 में गोवा, महाराष्ट्र 3 में गोवा, और 4 में आपको कर्नाटक, और 5 में केरल, 5 में केरल। तो ये आपको पश्चिमी तटीय मैदान में आपको 5 राज्य जो हैं सो हमारे सम्मिलित हैं। अगर पूर्वी तटीय मैदान की बात करें, पूर्वी तटीय मैदान, तो इसमें आप देख सकते हैं कि बोर्ड पर 4 राज्य वहां दिख रहे होंगे। 6ठे नंबर में जो आते हैं तमिलनाडु, 7वें में आप देख सकते हैं वहां पर आंध्र प्रदेश, 8वें में आपको बगल में 8वां में ओडिशा, और 9वें में आप पश्चिम बंगाल को देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार से 9 राज्य जो हैं सो तटीय राज्य हैं और इन 9 राज्यों के किनारे तटीय मैदान अवस्थित हैं। अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि इन तटीय जो जितने भी ये 9 राज्य हैं, ये आपको इसकी सीमा, जो तटीय सीमा रेखा है वह कितना है। तो हम इससे पहले भी वीडियो में आपको बता चुके हैं कि जो तटीय सीमा है वह जो है, तटीय सीमा रेखा जो है वह
7,516.6 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जिसमें यह मुख्य आपको है सो तट है, मुख्य भूमि जिसको कह लेंगे, और उसके अलावा लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी वो तट उसमें सम्मिलित है। लेकिन अगर हम मुख्य भूमि की बात करें तो वह है 5,422.6 किलोमीटर। मुख्य भूमि 5,422.6 किलोमीटर है, ये मुख्य भूमि का आपको लंबाई। और तब फिर आप समझ सकते हैं कि जो द्वीप समूह है उसके कितने हैं, तो द्वीप समूह के आपको जो द्वीप समूह की रेखा जो है, द्वीप समूह का तटीय रेखा जो है, द्वीप समूह का तटीय रेखा आपको 2094 किलोमीटर, 2094 किलोमीटर है तटीय रेखा। तो ये आपको, ये सभी प्रश्न आपको बनते हैं, इसलिए इन सभी को आप जरूर से याद कर लें और अपने कॉपी में लिखें। बिल्कुल प्रश्न यह आते हैं कि भारत के तटीय कितने राज्य हैं, तो 9 राज्य हैं। अगर पूछा जाए पश्चिमी तटीय राज्य कितने हैं तो 5 हैं, पूर्वी तटीय राज्य कितने हैं तो 4 हैं। अगर पूछा जाए कि तटीय सीमा रेखा कितने हैं तो 7,516 किलोमीटर। अगर पूछा जाए कि मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा कितना है तो वह 5,422.6 किलोमीटर। तो ऐसे प्रश्न यहाँ पे बहुत बनते हैं। अब यहाँ पर आप यह भी जान चुके कि इन तटों का निर्माण कैसे हुआ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये तटीय रेखा अलग अलग जगहों पर, ये तटीय मैदान अलग अलग जगहों पर किन किन नामों से जाने जाते हैं, जो कि परीक्षाओं में बहुत बार पूछे हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग है सो इस तटीय मैदान को यहाँ पर एक बार फिर से देखेंगे, और आप देख सकते हैं कि ये तटीय मैदान यहाँ गुजरात से कुमारी अंतरीप अर्थात कन्याकुमारी तक, और फिर इस कन्याकुमारी से लेकर यह पश्चिम बंगाल के यह भाग तक आपको है सो ये तटीय मैदान अवस्थित है। और इस तटीय मैदान को 2 भागों में बांटा गया, जिसमें पश्चिमी तटीय मैदान और फिर पूर्वी तटीय मैदान। सबसे पहले पश्चिमी तटीय मैदान को यहाँ पर देखेंगे, और पश्चिमी तटीय मैदान को अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि इस तटीय मैदान को, जैसा कि इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि आपको पश्चिमी तटीय मैदान में 5 राज्य आते हैं, जिसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक और केरल, ये 5 राज्य अवस्थित हैं। अब यहाँ पर यह जो पहला आपको गुजरात के इस भाग में 2 जिलों को छोड़कर अगर गुजरात के इस भाग को देखें तो गुजरात के इस भाग से लेकर दमन, जो कि यहाँ पर महाराष्ट्र से सीमा बनाता है, इस दमन जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश भी है दमन द्वीप, यहाँ दमन तक के यह भाग आपको गुजरात के तटीय मैदान के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के भाग ये गुजरात के तटीय मैदान के नाम से आपको जाने जाते हैं। तो क्लियर हो गया यहाँ पर 2 आप अन्य जो है सो आप भाग देख रहे होंगे, एक है कच्छ के रण, दूसरा है खंभात की खाड़ी। तो बिल्कुल दोस्तों, यह जो भाग है कच्छ के रण के नाम से जाने जाते हैं, और यह एक दलदलीय भाग है जो नदियों के द्वारा, उसके साथ जो नदियों के निक्षेप जो लाए गए हैं उसके द्वारा यह भाग दलदलीय भाग के रूप में जाना जाता है, और यह किसी भी प्रकार से खेती के योग्य यह भूमि नहीं है यहाँ पर। दूसरा आप खंभात की खाड़ी को देख सकते हैं यहाँ पे, जो अरब सागर का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। सबसे पहले यहाँ पर खाड़ी एक शब्द आता है। बिल्कुल दोस्तों, खाड़ी शब्द को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो खाड़ी शब्द उसे कहते हैं, वैसे समुद्री भाग को कहते हैं जो 3 तरफ से स्थलीय भाग से घिरे होते हैं। आप देख सकते हैं कि यह भाग 3 तरफ से स्थलीय भाग से घिरे हुए हैं, तो इसे खंभात की खाड़ी के नाम से जाने जाते हैं। अब आपके मन में यह बात जरूर आ रही होगी, तो फिर इतने बड़े भाग यह बंगाल की खाड़ी के नाम से क्यों जाने जाते हैं? तो बिल्कुल दोस्तों, अगर गौर से आप देखेंगे यहाँ पर, तो यह भी 3 तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ से अगर दक्षिण भारत का यह भाग है, तो फिर दूसरी तरफ म्यांमार का भाग है, और फिर उत्तर की ओर है सो बांग्लादेश से। तो 3 तरफ से अलग अलग देशों से यह घिरा पड़ा है, तो इसलिए यह नाम भी बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो यह खंभात की खाड़ी है, और भारत की महत्वपूर्ण नदियां खासकर नर्मदा और ताप्ती का जो है सो मुहाना आपको इसी खंभात की खाड़ी में है, और वह है जो पश्चिम की ओर बहते हुए
नर्मदा नदी अमरकंटक आपको मैकाल पर्वत श्रेणी से उसका उद्गम स्थल है और पूरे भारत में आपको दक्षिण मध्य भाग में बहती हुई और पश्चिम में आकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। उसी प्रकार से ताप्ती नदी की अगर बात हम लोग कर लें तो ताप्ती नदी भी मध्य प्रदेश में मुल्ताई से उद्गम होती है और यह भी आके खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो खंभारी खाड़ी के विषय में आप जरूर जान चुके होंगे। तो अभी हम लोग गुजरात के तटीय मैदान को जाने। अब यहाँ दमन से लेकर आपको गोवा, दमन से लेकर आप इससे पहले अपने सामने मैप रख ले, जहां जहां पर आपको कठिनाई हो रही है वीडियो को रोकें और उसको आप अपने मैप में इस तटीय मैदान को जरूर से देखें। तो यहां आपको दमन से लेकर गोवा तक के यह तट आपको जो है सो कोंकण तट के नाम से जाने जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, कोंकण तट से आप जानते हैं कोंकण है सो गोवा की भाषा है, वहाँ की भाषा आपको कोंकण है, कोंकणी है, इसलिए उसके नाम से कोंकण तट है यहाँ पे। फिर आते हैं तीसरा, जो कि गोवा से लेकर मंगलुरु, कर्नाटक में मंगलुरु है, और गोवा से लेकर मंगलुरु तक के यह जो है सो तटीय मैदान, जो यह तटीय मैदान है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, वो आपको जो है सो कर्नाटक के तट के नाम से जाने जाते हैं, कर्नाटक तट। और फिर मंगलुरु से लेकर यह कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी। फिर अंतरीप एक शब्द आता है जो आपको कहीं परेशान करेगा कि अंतरीप मतलब क्या होता है। तो अंतरीप वह शीर्ष के भाग, किसी भी स्थलीय स्वरूप का ये शीर्ष का भाग अंतरीप के नाम से जाना जाता है। तो अफ्रीका में भी आप जाएंगे तो वहां पर भी देखेंगे। तो इस तरीके से वह शीर्ष के भाग जो है सो अंतरीप के नाम से जाने जाते हैं। आप जानते हैं यहाँ पर कन्याकुमारी स्थल है, तो कुमारी अंतरीप के नाम से यह जाना जाता है। तो यहाँ आपको है सो मंगलुरु से लेकर और कन्याकुमारी तक के यह तटीय मैदान आपको मालाबार तट के नाम से जाने जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण आप जान गए होंगे कि पश्चिमी घाट में ये चार भाग में गुजरात के तट, कोंकण तट, कर्नाटक तट और मालाबार तट। आपको यह पूरे तरीके से जानकारी कर लेना होगा कि कहां से कहां तक, अर्थात अगर गुजरात के तट हैं तो फिर क्या है, तो गुजरात के भाग से लेकर यहां से लेकर आपको दमन तक। फिर अगर हम लोग कोंकण तट की बात करें तो दमन से लेकर आपको कहां तक, गोवा तक। फिर अगर हम लोग कर्नाटक तट की बात करें तो गोवा से मंगलुरु तक। और फिर अगर हम लोग मालाबार तट की बात करें तो फिर है सो मंगलुरु से लेकर आपको कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी तक आपको तटीय मैदान इन नामों से जाने जाते हैं। अब कुछ इसमें महत्वपूर्ण आपको जो है सो कुछ दर्रे हैं जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं, फिर से एक बार बता देते हैं। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये तीन महत्वपूर्ण दर्रे। अब दर्रे शब्द आपको आ रहे होंगे, दर्रे मतलब पासेज। पासेज कहाँ के, पर्वतीय भाग में एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के वह रास्तों को, दुर्गम रास्तों को हम लोग दर्रे के नाम से जानते हैं। तो ये पासेज जो है सो प्रकृति ने भी इस पासेज को बनाया है, कुछ मानवकृत भी दर्रे आपको हैं। तो ये दर्रे, तीन दर्रे हैं। थाल घाट, भोर घाट महाराष्ट्र में है और पाल घाट है जो केरल को चेन्नई से मिलाता है और नीलगिरी पहाड़ी के समीप वह जो है सो दर्रे हैं। तो चलिए ये आप जान गए। अब इस पश्चिमी घाट में दो महत्वपूर्ण झील है, बिल्कुल, वेम्बनाड झील और अष्टमुडी झील। वेम्बनाड झील और अष्टमुडी झील, और यह मालाबार तट में केरल में है, बिल्कुल मालाबार तट में। इसी ये जो मालाबार तट है और इसी के समीप आपको जो है सो केरल के समीप वेम्बनाड झील आप जाइएगा और वेम्बनाड एवं अष्टमुडी झील, अष्टमुडी झील, ये दोनों को आप अपने एटलस में जरूर से देखने का प्रयास करिए। अब हम लोग चलते हैं पूर्वी घाट की तरफ, जो है सो हमारे जो पूर्वी तटीय मैदान है उसको हम लोग देखते हैं। पूर्वी घाट को हम लोग यहाँ पर देखते हैं और पूर्वी घाट में जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि चार राज्य आपको है सो समुद्री सीमा बनाते हैं और बिल्कुल चार राज्य है सो ये तटीय मैदान का निर्माण चार राज्यों पर होता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इन चार राज्यों में ये मैदान आपको जो है सो अवस्थित हैं। इन मैदानों को, पूर्वी तटीय मैदानों को है सो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो है सो कोरोमंडल, ये आपको देख सकते हैं यहाँ पर कोरोमंडल, कुमारी अंतरीप से लेकर और कृष्णा डेल्टा, यहाँ पर बिल्कुल दोस्तों ये डेल्टा है। डेल्टा के विषय में अभी पूरे इसके बताने के बाद मैं डेल्टा को भी बताऊंगा। तो ये जो है सो कुमारी अंतरीप से लेकर कृष्णा डेल्टा के भाग, यह जो मैदानी भाग है,
यह आपको है सो कोरोमंडल तट के नाम से जाने जाते हैं। फिर कृष्णा डेल्टा से लेकर गोदावरी डेल्टा, बिल्कुल इसके मध्य के बाद कृष्णा डेल्टा से लेकर, चूंकि यह कृष्णा नदी है और कृष्णा नदी बहती हुई यह आपको बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, तो जितनी भी नदियां हैं पूर्वी आपको जो है सो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जितनी भी नदियां हैं वो सभी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो आप देख सकते हैं कि महानदी, फिर गोदावरी नदी, ये महत्वपूर्ण नदियां हैं, कृष्णा नदी और कावेरी नदी, ये सभी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण कर रही हैं। तो आपको कृष्णा डेल्टा से लेकर गोदावरी डेल्टा के बीच जो है आपको जो तटीय मैदान है वह गोलकुंडा के नाम से जाना जाता है, गोलकुंडा तट के नाम से जाना जाता है। और फिर गोदावरी से लेकर यह आपको पश्चिम बंगाल के जो तट हैं वह उत्तरी सरकार तट के नाम से जाने जाते हैं। तो ये 3 तटीय नाम से ये जाने जाते हैं यहाँ पे। अब इन 3 तटीय आपको जो तटीय मैदानों में जो है सो 3 महत्वपूर्ण लैगून झील आपको दिखते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि चिल्का झील बड़ा चर्चित झील और सबसे बड़ा झील आपको जो है सो यह चिल्का झील आपको यहाँ ओडिशा के समीप में दिख रहा होगा। और यह चिल्का झील है जो महानदी डेल्टा जो है उसके समीप यह आपको दिख रहा होगा। लैगून झील क्या होते हैं अभी जस्ट हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि लैगून और डेल्टा क्या होते हैं, ये दोनों चीज को बताएंगे। तो यह चिल्का हो गया। दूसरा आप देख रहे होंगे कोल्लेरू, बिल्कुल कोल्लेरू यहाँ पर झील है, ये काले रंग के स्पॉट को मैं झील रूप में दर्शाया हूं। तो यहां पर कोल्लेरू झील है और कोल्लेरू झील आप देख सकते हैं कि गोदावरी के डेल्टा और कृष्णा के डेल्टा के मध्य में यह आपको कोल्लेरू झील है। और तीसरा आपको जो है पुलिकट झील, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर पुलिकट झील, और यह जो है सो आपको तमिलनाडु और फिर यहाँ पर जो है सो आंध्र प्रदेश के सीमा पर यहाँ पर ये आपको पुलिकट झील है। अब चलिए मैंने आपसे कहा कि लैगून के विषय में चर्चा करते हैं, क्योंकि जितने भी ये जो समुद्र के किनारे बने हुए झील हैं वो लैगून झील के नाम से जाने जाते हैं। तो लैगून का मतलब क्या होता है, तो जितने भी, चूंकि आप जानते हैं कि समुद्र के द्वारा लगातार लहरें आती हैं और अवसाद ठेले जाते हैं, तो लगातार चाहे वह पूर्व के भाग हो या पश्चिम के भाग हो, समुद्रों के द्वारा इस प्रकार से लगातार आपको जो है सो इस प्रकार से धकेल के कुछ स्थलीय भाग इस प्रकार से बन जाते हैं, जहां पर समुद्रों के पानी इस प्रकार से अंदर चले जाते हैं और बाद में समुद्रों के द्वारा ही अवसाद ऐसे डाले जाते हैं। थोड़े इसको बड़े रूप में हम यहाँ दिखाना चाहेंगे। तो आप माना कि यह जो है सो यह आपको पूर्वी भाग है और इस प्रकार से जो है सो समुद्रों के द्वारा बार बार लहर के द्वारा इस प्रकार से ये मैदानी भाग काटे जाते हैं और यहाँ पर आपको है सो समुद्री पानी एकत्र हो जाते हैं और बाद में आपको जो है सो अवसादों के द्वारा धीरे धीरे यह भाग घिर जाते हैं और यहाँ पर समुद्री पानी एकत्र होकर झील बन जाते हैं और यह घिर जाता है चारों तरफ से। तो इस तरह के समुद्रों से बनाए हुए इस प्रकार के झील को हम लोग लैगून झील के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार से ये चिल्का झील हो, कोल्लेरू हो, पुलिकट हो या फिर वेम्बनाड हो और या फिर जो है सो वेम्बनाड और एक और क्या था, 2 झील थे वहां पे, तो या तो वेम्बनाड हो और नहीं तो फिर आपको जो है सो नाम हम भूल रहे हैं अभी, जस्ट उसका नाम अभी हम आपको लिखवाए भी, वहां बताए भी थे। तो ये आपको जो है सो झील बिल्कुल चलिए छोड़िए, जो कि यहाँ पे मालाबार तट में थे, दिमाग से निकल रहे हैं। तो ये आपको जितने भी ये सभी झील हैं यह आपको लैगून झील के नाम से जाने जाते हैं। अब चलिए दोस्तों दूसरी चीज, एक और चीज यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे। चलिए इधर लैगून झील की बात कर लिए, लेकिन भारत के जो ये पठारी भाग है उनके स्वरूप को थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे कि आखिर ये डेल्टा का निर्माण यहाँ पर, हाँ सॉरी, डेल्टा और एस्चुरी 2 चीज बताना आपको चाहेंगे। एक तो एस्चुरी जिसको कि है सो हम लोग ज्वार, हिंदी अंग्रेजी में एस्चुरी कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं ज्वार नदमुख। नदमुख अर्थात नदी के मुख में आपको जो है सो मुहाने पर जो है सो ये ज्वार का आना जाना लगातार बना रहता है, तो ये एस्चुरी का निर्माण करते हैं। तो जितनी भी नदियां जो कि इस तरफ में पश्चिमी भाग में अरब सागर में गिरती है वो एस्चुरी का निर्माण करती है। आप ये पूरे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के विषय में आते हैं, तो सभी इधर एस्चुरी के निर्माण करते हैं। और जितनी भी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं सो डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो अब हम है सो डेल्टा और एस्चुरी के विषय में जानेंगे। तो उससे पहले हम लोग है सो थोड़े नदियों को जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि नदियां जो है सो पर्वतीय भाग से निकलती है, पर्वतीय भाग से निकलने के कारण वो जो पर्वतीय भाग से निकलती है तो काफी इसमें फोर्स होता है, लेकिन जब है सो अंतिम भाग अर्थात जब
वह सागरों में मिलती है तो उसके फोर्स एकदम कम हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। तो अंतिम भाग में चूंकि नदियां अपने साथ बहुत सारे अवसादों को बहा कर ले जाती है, जलोढ़ निक्षेप को ले जाती है, तो उसके स्लो होते हुए उसके मुंह पर रुकावट बन जाते हैं वह अवसाद, और जिसके कारण नदियां अनेक भागों में यहाँ पर विभक्त होती है। आगे में फिर उसके मुंह पर अवसाद, चूंकि उसमें फोर्स नहीं रहता बहा के ले जाने का आगे की ओर, तो क्या होता है, रुकावट बनता है। रुकावट बनते अनेक भागों में यहाँ नदियां विभक्त हो जाती हैं, और इस प्रकार से यह स्वरूप बनता है जो कि डेल्टा के नाम से जाने जाते हैं, दलदलीय भाग होते हैं। तो इस तरफ की जितनी भी नदियां हैं, चाहे आप जानते हैं कि सुंदरवन का डेल्टा जो कि ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों से बनाए गए हैं, वह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो ये सुंदरवन का डेल्टा यहाँ बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के समीप बनता है। तो इसी प्रकार से ये सभी डेल्टा आपको इस भाग में डेल्टा बनते हैं। अब एस्चुरी की बात करें तो क्या है, यहाँ पर मैदानी भाग आपको मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि नदियां जो है सो पूर्वी घाट को, पूरे भाग को जहां तहां पूर्ण तरह से है सो पर्वतीय भाग को काटे हुए है। काटने के कारण उसके साथ अवसाद जो काफी बहते हैं, इस वजह से यह डेल्टा का निर्माण करती है। जबकि अगर पश्चिमी भाग की करें तो ऊंचे हैं और इस तरफ है नदियों के द्वारा नहीं काटे गए हैं, तो नहीं काटने की वजह से ये भाग सीधे पर्वतीय भाग में बहने के कारण उसके साथ अवसाद होते नहीं है और वह जाकर है सो सीधे समुद्र में मिलते हैं। तो इसके वजह से यहाँ पर किसी प्रकार का आपको डेल्टा का निर्माण नहीं होता है, और नदमुख होने की वजह से है सो एस्चुरी का निर्माण होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और तटीय मैदान को हम लोग पूरे तरीके से यहाँ पर जान लिए कि ये मैदान क्या है। पूर्वी तटीय मैदान के ये 4 जो स्वरूप हैं किन किन नामों से जाने जाते हैं, और पश्चिमी तटीय मैदान जो हैं उनको किन किन नामों से जाना जाता है, और इसमें और क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ हमारा छूट गया था, चूंकि द्वीप समूह की चर्चा हम कर रहे थे तो अंडमान निकोबार द्वीप को बताए थे और लक्षद्वीप को आपको नहीं बता पाए थे। तो हम है सो अभी लक्षद्वीप को, चूंकि छोटे पाठ हैं इसलिए लक्षद्वीप को भी बताते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक वीडियो के द्वारा मैं आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पूरे तरीके से बता चुका हूं, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न अंडमान निकोबार द्वीप समूह से ही बनते हैं। तो वो एक स्पेशल वीडियो आप जाकर देखेंगे प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको मिलेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विषय में। अब आज जो हमारा है वह है लक्षद्वीप। चूंकि इसके साथ बहुत छोटे से हैं तो इसको इसी के साथ अटैच मैं कर दिया वीडियो को। तो यहाँ लक्षद्वीप के विषय में यह जान लीजिए कि यह अरब सागर का द्वीप है। हमारे भारत में 2 द्वीप समूह हैं, एक बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप और फिर अरब सागर में लक्षद्वीप। यहाँ पर अगर द्वीपों की संख्या बात करें तो कुल मिलाकर 36 द्वीप हैं, बिल्कुल 36 द्वीप हैं, और जिसमें 10 द्वीप पर ही लोग निवास करते हैं। इसका नाम लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप का अर्थ होता है लाखों का द्वीप, तो बोलने के क्रम में लाखों के द्वीप के नाम से इसे कहा जाता है। अगर हम लोग इसकी राजधानी कवरत्ती है लक्षद्वीप की, अगर इससे बात करें तो ये केरल के समीप है, और इसलिए इसकी यहाँ की राजकीय भाषा भी जो है सो केरल है। और हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें सबसे छोटा, अगर इसकी बात करें तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप ही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग केरल के समीप से बात करें इसकी दूरी का कोच्चि से, तो लगभग 300 किलोमीटर यहाँ कवरत्ती इसकी जो है सो राजधानी उतनी दूरी पर है। यहाँ पर देशी पर्यटक अर्थात हम जैसे लोग अगर यहाँ पर पर्यटन के लिए जाते हैं तो 6 द्वीपों पर हम लोग यहाँ पर भ्रमण कर सकते हैं। हम लोग 6 द्वीपों पर जाने की अनुमति है। लेकिन अगर विदेशी पर्यटकों की बात करें तो केवल 2 पर्यटक ही, मात्र 2 पर्यटक, वो है सो अगाती और बैगाराम, ये 2 द्वीप हैं, अगाती और बैगाराम। उन 10 द्वीपों में 2 द्वीपों पर उनको जाने की अनुमति है। इसका जो है सो लक्षद्वीप का यह जो है सो मिनिकॉय, यहाँ पर मिनिकॉय है, ये आपको मिनिकॉय के नाम से जाना जाता है। जो सबसे लक्षद्वीप का दक्षिणतम आपको जो द्वीप है उसको मिनिकॉय के नाम से जाना जाता है। और मिनिकॉय और इससे नीचे मालदीव होता है। यह दोनों को जो है सो विभक्त करने वाला जो चैनल है वह 8 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। यह 8 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल दोस्तों, तो यहाँ पर लक्षद्वीप समूह, एक और चीज़ यहाँ पर जान लें कि इसका जो निर्माण है, लक्षद्वीप का निर्माण जो हुआ है यह मूंगा या फिर है सो प्रवाल के द्वारा, जिसे कोरल भी कहते हैं, उनके द्वारा इसका निर्माण इस लक्षद्वीप का हुआ है। और कुछ इसमें द्वीप हैं जिनकी आकृति घोड़े के नाल की जैसी आकृति, यह प्रश्न में पूछे जाते हैं कि कौन सा ऐसा द्वीप समूह है जिनकी आकृति घोड़े के नाल की तरह है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न यह जो मैं अभी बताया कि प्रवाल
जो है एक मूंगे जीव, समुद्री जीव होते हैं, और उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेष तह पे तह लग के, और उसके बाद परिवर्तन, उनका अवसाद चट्टानों के रूप में परिवर्तन हुआ, और उस तरीके के जो है सो प्रवाल से इस लक्षद्वीप का निर्माण हुआ। तो चलिए दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसा लगा, आपकी प्रतिक्रिया हमें बिल्कुल चाहिए। यदि पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों में जरूर से शेयर करिएगा। मिलते हैं अब अगले आपको कॉन्स्टिट्यूशन के एक नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।